आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं पहले जरा सा, मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस क्या है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स, इसको हालांकि मैट्रिसेस को मैट्रिक्स कहते हैं। बेसिकली इस चैप्टर का नाम हम लोग मैट्रिक्स से समझेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स को हम लोग इसी को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे एक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होगा, जब सिंगल वे में बात करेगा तब मैट्रिक्स यूज करेंगे, बट एक्सरसाइज में है नाम मैट्रिसेस। क्यों? क्योंकि ढेर सारा टॉपिक आने वाला है, इसलिए वो मैट्रिसेस है। अब देखो मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स कहता है तो एक सेट बनाना है। पहले बताओ सेट किसको कहते हैं हम लोग? सेट कहते हैं उस टॉपिक को, जैसे मान लिया जाए ये क्लासरूम है, तो क्लासरूम में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हम लोग के लिए क्लासरूम क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। और हम लोग जो कहलाएंगे इस क्लासरूम के लिए क्या है? स्टूडेंट है या टीचर हैं, तो हम लोग इसका एलिमेंट कहलाएंगे। तो कहता है कि जब आपको मैट्रिक्स के फॉर्म का बात किया जाएगा तो इसमें दो नया वर्ड आने वाला है, रो और कॉलम। तो रो किसको बोलते हैं? जो हॉरिजेंटली लाइन दिखता है उसको रो कहते हैं, और जो वर्टिकली दिखता है उसको कॉलम कहते हैं। तो जैसे, तो पहला वर्ड क्या आ गया हमारे पास? रो और ठीक है कॉलम। तो रोज और कॉलम्स में अगर आते हैं, क्योंकि रो अकेला तो होगा नहीं, कॉलम अकेला होगा नहीं, अगर ये ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा है तो बस एस लगा देना है ना। इतना ग्रामर तो खैर सबको आता है। तो अब रो और कॉलम का अगर बात करते हैं तो कहता है द सेट ऑफ अरेंज्ड रो और कॉलम, मतलब एक सेट लेना है जिसको हम लोग को किस फॉर्म में अरेंज करना है? रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो रो और कॉलम के फॉर्म में जो अरेंज करेंगे उससे जो हमारा तैयार होगा मटेरियल, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैट्रिसेस कहेंगे। ठीक है, या सिंगल रहेगा तो मैट्रिक्स कहेंगे। अब ऐसा आएगा, अगर मैट्रिसेस को बात किया जाए तो उसको हम लोग इस साइन से यूज करते हैं, यानी कि इस कैपिटल ब्रैकेट से अप्लाई करते हैं। मतलब इसी चीज को लिखेंगे और इसी के अंदर आपका सारा एलिमेंट आने वाला है, रो में भी और कॉलम में भी। तो रो जो आएगा वो रो कैसा होता है बताया अभी? हॉरिजेंटली लाइन जो होगा वो रो होगा, और वर्टिकली लाइन जो होगा वो क्या होगा मेरा? कॉलम होगा। तो इससे पहले अगर मैट्रिक्स नहीं सुने हो कभी या नहीं देखे हो तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली यही समझते हैं। ठीक है, और जो अगर मान लिया पहले कभी देखे हो तब तो फिर पता ही होगा, रो ऐसे होता है, कॉलम ऐसे होता है। अब आते हैं जैसे, तो पहले तो होता है ये रो मैट्रिक्स का कॉलम हो गया। अब आता है बात यहाँ पे कि क्या मैट्रिक्स जो होगा वो कैसा कैसा मैट्रिक्स होगा। तो बेसिकली 3-4 टाइप का होता है, हालांकि 5-6 इसका डेफिनेशन तो अलग अलग चलता है, लेकिन बेसिक मैट्रिक्स अगर पहचाना जाए तो 2-3 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कैसा होगा? सोचो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो का बात किया जाए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम का बात किया जाए। अगर सिर्फ रो होगा, जैसे अगर मान लिया मैट्रिक्स लिख देते हैं, एक मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 2 3, इसमें कितना रो है? 1 रो है, है ना। ये अलग अलग एलिमेंट है, 1 रो, तो रो तो मेरा 1 है ना। तो जब रो 1 होगा तो वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। जब कॉलम 1 होगा तो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे ये इस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। तो अब बात रहा कि 1 2 3 ही क्यों लिखें, तो इसके लिए हम लोग एक थोड़ा सा आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसको हम लोग लिखेंगे AIJ के फॉर्म में। इसमें I और J जो है ये इस मैट्रिक्स के पोजीशन को बताता है कि इसका I और J क्या है, उसका पोजीशन है। क्योंकि क्या होने वाला है ना कि अभी हम बात कर दिए रो और कॉलम, तो इसमें मैट्रिक्स का अलग अलग जगह होगा, कुछ एलिमेंट कहीं होगा, तो जो जिसका पोजीशन होगा, जैसे अभी लिखे तो 1 2 3, तो 1 का जो पोजीशन होगा वो कहीं ना कहीं पे होगा, तो उसका पोजीशन हम कैसे बताएंगे? तो उस पोजीशन को बताने के लिए मैट्रिक्स में लिखते हैं हम लोग A 1 1। याद रहे, इसको 11 नहीं बोलना है किसी को भी, क्या बोलेंगे? इसको 1 1 बोलेंगे, क्योंकि ये 1 और ये 1 अलग अलग है दोनों। ऐसा नहीं कि ये 1 जो ये भी वही 1 है, ये इसके पोजीशन को डिनोट कर रहा है, यानी कि पहला पोजीशन है रो में भी और पहला पोजीशन है उसका कॉलम में, जो स्टार्टिंग पोजीशन हो। अगर ये रो तो मेरा 1 हो गया, अगर फर्स्ट रो में ही सेकेंड कॉलम का बात करेंगे तो 1 2, फर्स्ट रो में ही थर्ड कॉलम 1 3, इसी तरह से ये चलते चला जाएगा और कहाँ तक जाएगा? तो A1N तक जाएगा, क्योंकि रो तो पहला ही है 1 1 1 एक ही बार चल रहा है ना, लेकिन कॉलम हर बार बदल रहा है। देखो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, चलते चलेगा। तो ये कब तक जाएगा? तो
n तक जाएगा। ठीक, n मतलब n टाइम्स नेचुरल नंबर, n में वो कोई वैल्यू नहीं है, n बिलोंग्स टू m एंड n बिलोंग्स टू n, कैपिटल नेचुरल नंबर ये कह सकते हैं, या फिर इसको कोई भी नंबर ही बात करेंगे। ठीक है, मतलब कहीं तक, हाँ कहीं तक भी जा सकता है, इन्फिनाइट इंफिनिटी बोल सकते है ना, इन्फिनिटी बोल सकते हैं मतलब, लेकिन बेसिकली होता नहीं है। अभी तक हम लोग जो अपना इंटर में पढ़ने वाले हैं आईएससी में बेसिकली क्या होता है ना कि इसका यूज जो होगा वो 3 से 4 तक ही होता है। 4 तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, 3 तक मिलता है, मैट्रिक्स 3 फॉर्म में मिलेगा, यानी 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा। 4-5 जो है वो आईएससी के बाद मिलता है, और इन्फिनाइट जो होता है वो ग्रेजुएशन वगैरह में कंप्लीट हो जाता है, तो कुछ बचता ही नहीं है, और उतना ज़्यादा लंबा बनाते नहीं हम लोग। तो आईएससी के लेवल से बात करेंगे तो इसको कोई नहीं, सिंगल n रखने देते हैं, इसको कैपिटल N नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा ये। ठीक है, तो ये 1n हुआ। अब रहा है देखो इसमें हम क्या लिखे, m और n दोनों डाले हैं, m एंड n है, तो अगर n है तो m कहाँ, m तो नहीं दिख रहा है, तो दिखेगा अभी हम देखिए। अगर अगला में बात करेंगे तो a क्या होगा इस बार, 2-1 a 2-2 a 2-3, पोजीशन चेंज होते जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, a 2n तक जाएगा। अगर यही सेम सिचुएशन आगे भी बढ़े, सेम सिचुएशन आगे भी बढ़ते रहे, तो एक टाइम में क्या होगा, ये जैसे ये 1-1-1 n तक गया है तो ये भी तो 1 2 3 4 आगे जाएगा, और कहाँ तक जाएगा ये, अगर ये और चलते चला जाएगा और चलते चला जाएगा तो एक टाइम में ये आएगा मेरा am1। अब ये जो वहाँ लिखे हैं m, ये भी उसी का बात कर रहा है, ये भी नेचुरल नंबर ही है, यानी नंबर कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, a m2 a m3 सो ऑन a mn, मतलब इधर स्टार्ट होगा n से और उधर n तक जाएगा। नहीं अब देखो यहाँ पे है, यहाँ जो n यूज करेंगे तो जरूरी नहीं कि वही n यहाँ भी हो, है ना, क्योंकि अगर ये सेम सिचुएशन डाल देंगे, यहाँ पे अगर हम 5 लिख दिए तो जरूरी थोड़ी है ये 5 पे ही हो, ये 6 पे हुआ तो दोनों अलग अलग चीज़ें, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन पोजीशन और दोनों का वर्क करने का जो तरीका है वो दोनों सेम है। ठीक है, अब आते हैं इसमें, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ m और n क्या है, तो m है मेरा रो का और n है मेरा कॉलम का, क्योंकि अभी बताया था ना यहाँ आई जे किसको डिनोट कर रहा है, रो और कॉलम को, उसके पोजीशन को, यानी इट मीन्स m इंटू n मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, m इंटू n मैट्रिक्स है। अब इस पोजीशन के हिसाब से अगर कुछ भी लिखा जाए तो क्या होगा, मेरा मैट्रिक्स का फॉर्म होगा। तो पहला बेसिक मैट्रिक्स यही है, वैसा मैट्रिक्स अ सेट ऑफ अरेंज्ड रो एंड कॉलम, एक ऐसा सेट तैयार कीजिए जिसमें रो और कॉलम दोनों अरेंज हो जाए, तो रो भी और कॉलम भी दोनों कंप्लीट हो गया। कोई डाउट किसी को? अब आते हैं हम लोग रो और कॉलम के बाद कि कितना कितना होता है। अगर सोचो जहां पे रो का बात करेगा, रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में क्या बोले थे कि एक रो होना चाहिए, कॉलम का मतलब है नहीं, तो सिंगल रो यानी 1 ऐसा लिख देते हैं, a11 a12 a13 डॉट 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 a1n। अब ध्यान दीजिए इसमें रो कितना है, 1, ये क्या बन गया मेरा 1 इंटू n का मैट्रिक्स बना ना, तो 1 इंटू n इट मीन्स रो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कॉलम मैट्रिक्स का बात करेंगे तो क्या होगा, a11 a21 a31 सो ऑन am1 ऐसा लेंगे, तो इसमें क्या है m इंटू 1। तो ध्यान दीजिएगा रो मैट्रिक्स, रो क्या गो एक, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम कितना 1, तो जब ऐसा होगा। इसके बाद आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब, अच्छा बताओ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इक्वल, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। याद है डायग्राम स्क्वायर का, 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, स्क्वायर क्या कहते थे, 10th में 8 में 7 में 6 में किसी भी क्लास में पढ़े हुए हैं, उसमें क्या होता था स्क्वायर के लिए, स्क्वायर का डायग्राम कुछ इस डिजाइन से होता था, ये जिसमें कहते थे ये चारों क्या होगा आपस में इक्वल होगा, मतलब कि 4 साइड्स आर इक्वल्स आर कॉल्ड स्क्वायर, 90 डिग्री भी इंक्लूड होगा उसमें, है ना। तो ये ऐसा बात करते थे, वो तो डायग्राम में बात करते थे। तो उसके हिसाब से अगर मैट्रिक्स का देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं, इक्वल का बात करता था ना, इट मीन्स रो एंड कॉलम आर इक्वल देन कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, कह सकते हैं ऐसा। तो यहाँ क्या कहेंगे
A11 A12 A21 A22। देखिए तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, इट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर सेम पोजीशन पे चेंज कर दें A11 A12 A13 तो A21 A22 A23 लास्टली A31 A32 एंड A33, यही छोड़ना है, यानी 3 इंटू 3। इससे ये मतलब नहीं है ये 2 इंटू बन रहा है 3 इंटू 3 या 4 इंटू 4, मतलब ये है कि M एंड N आर इक्वल। अगर M और N क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और इस टॉपिक से, इस डेफिनेशन वगैरह से आपको निश्चित है कि एक क्वेश्चन MCQ में एग्जाम में दिया जाएगा। हर बार ऐसा होता है, एक मैट्रिक्स लिख देगा, उसका कोई डेफिनेशन डाल देगा, उसका ऑप्शन में डाल देगा कि M इज ग्रेटर देन N, M इज लेस देन N। जैसे अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इस क्वेश्चन में क्या है मेरा, M इज क्या होगा, लेस देन N होगा, क्योंकि ये तो सिंगल है और कॉलम तो कितना भी हो सकता है ना, तो निश्चित है कि कॉलम ज़्यादा होगा। इसमें अगर बात किया जाए तो क्या हो सकता है, M इज ग्रेटर देन N, M जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, रो में ज़्यादा होना है ना। हालांकि इसको इक्वल भी बोला जा सकता था, इसको भी इक्वल बोला जा, लेकिन नहीं, अगर इक्वल बोल देंगे तो इट मीन्स क्या होगा, कहीं ना कहीं सिचुएशन क्या होगा, M इक्वल टू N हो जाएगा। देखो अच्छा, ये ग्रेटर देन और लेस देन समझ में नहीं आया। देखो क्या होता है, यहाँ पे 1 है, 1 यानी कि n क्या है, n तो मेरा इनफाइनाइट टाइम से एक तरह से डिनोट कर रहा है ना, n तो नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, तो ये क्या 1 से कभी भी छोटा हो सकता है, हमेशा होगा तो ज़्यादा होगा। तो 1 से अगर छोटा नहीं है तो 1 के इक्वल हो सकता है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, नहीं, रो मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब ये छोटा होगा। ऐसा क्यों कहें, क्योंकि जब ये इक्वल का साइन दे देंगे इट मीन्स क्या होगा, M इज लेस देन N और इक्वल टू N। मतलब M क्या होगा मेरा वहां पे, या तो N से छोटा होगा और या तो N के इक्वल होगा। लेकिन अगर इक्वल होगा तो फिर तो ये बात कर लेंगे ना, और जब ये बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, M और N मेरा इक्वल हो जाएगा। और इक्वल में क्या बात करते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल कैसे, इसलिए यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ लेस देन का बात करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन। हाँ, सिंगल रो रहेगा तो रो मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम रहेगा तो कॉलम मैट्रिक्स। एनी डाउट, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये तो चलो इसको नोट करना है कुछ, इसमें ये मेथड यो नोट कर लो, ये सब क्या क्या कहते हैं। इसमें ना ढेर सारा ऐसा डेफिनेशन है जो बुक्स वगैरह में डाला हुआ है, ठीक है, छोटा छोटा अलग अलग चीज़। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाए तो सोचो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर इसमें सिर्फ इसका बात करेंगे तो क्या होगा, डायगोनली चल रहा है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एक आता है स्केलर मैट्रिक्स, अगर डायगोनल में चेंज होगा। चलो इसको नोट करते हैं, इसके बाद अगला बात करते हैं। चलो इसको नोट कीजिए, इसके बाद एक एक डेफिनेशन सारा देते चले जाएंगे और उसमें मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। चलो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे अच्छा एक होता है, अभी हम क्या बात किए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी। तो ध्यान रहे कभी कभी ये कन्फ्यूजन भी होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स भी होता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेगा इट मीन्स जिसमें रो ज़्यादा होगा कॉलम कम होगा। मतलब ये नहीं है कि सिंगल रो होगा, जब सिंगल का बात करेंगे तब रो मैट्रिक्स, लेकिन अगर डबल रो चल रहा हो और कॉलम ज़्यादा हो तो कैसा मैट्रिक्स लिखाएगा, ये ऐसा लिखाएगा, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसा लिख दिए तो नहीं, ये हॉरिजॉन्टली लंबा है, इधर हॉरिजॉन्टली लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इसके बाद से जाएगा तो वर्टिकली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्टिकली, इस वे में होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो, तो ये 3 के साथ भी 4 के साथ भी, बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि रो जो होगा कॉलम से अगर ज़्यादा हुआ तो वो वर्टिकल होगा, और कॉलम जो है रो से ज़्यादा हुआ तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, इस पे भी देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद एक आता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स।
ध्यान रहे जीरो मैट्रिक्स क्या है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसके अंदर का सारा एलिमेंट जीरो में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये मैट्रिक्स तो होगा बट वो कैसा दिखेगा, जीरो के फॉर्म में दिखेगा, तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद एक होता है जीरो मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया, एक आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों? एक बात तो सबसे अजूबा, ध्यान से देखना, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। कभी कभी बुक्स में क्या करेगा ना, आई की जगह पे I2, I3 ऐसा भी लिख देता है, लेकिन इसमें हड़बड़ाना नहीं है कि क्या है नहीं है, नॉर्मल सा बात जान लीजिए, जैसा रो और कॉलम का बिहेवियर होगा उस तरह से वहाँ 2 और 3 होगा। यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बट इसमें कितना रो और कितना कॉलम होगा, तो 2 रो और 2 कॉलम। ध्यान रहे जितना भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, मतलब अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 0 0 1, जिसका डायगोनल 1 हो जाएगा और सारा एलिमेंट, अदर एलिमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे अभी ये देखा जाता है कि किसके फॉर्म में, 2 × 2, तो क्योंकि ये आई है ना, एलिमेंट तो सिंगल है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, I2 कहेंगे। अगर इसी चीज को हम लोग ऐसा लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 लास्टली 1, तो 3 × 3 का मैट्रिक्स हो गया, बट इसको क्या लिखेंगे, I3, है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो कल के दिन कि I3 क्या है, I2 क्या है। हालांकि क्या होगा ना, स्टार्टिंग पीरियड के टाइम में I2 I3 लिखेगा, बट जैसे जैसे क्वेश्चन में आप लोग डीपली आगे बढ़िएगा फिर क्या होगा, ये I1 I2 नहीं दिखेगा, आपको नॉर्मली I लिख देगा। तो उस वक्त आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म में उसका क्या होगा, आइडेंटिटी बनेगा। चलो, तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं डायगोनल। डायगोनल जो होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में ये चेंज हो जाएगा, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। चेंज जब होगा तब होगा डायगोनल। ठीक है, मतलब कि डायगोनल में एलिमेंट तो यही होगा और सारा 0 0 होगा, तो यानी कि ये वाला एलिमेंट जरूरी नहीं कि सेम सेम हो। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 5, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब यही चीज़ सेम हो जाएगा, यानी 2 0 0 0 2 0 0 0 2, अगर ऐसा होता है तब ये स्केलर कहलाएगा। अब एक दिमाग में बात आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि सर ये भी तो स्केलर मैट्रिक्स है। नहीं, ध्यान रहे 1 को छोड़ करके कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, स्केलर कहलाएगा। लेकिन अगर जैसे ही 1 होगा वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1, जिसके भी केसी सिन्हा, RS अग्रवाल, कोई सा भी बुक पलट लीजिए, मैट्रिक्स का पहला टॉपिक का पहला एक्सरसाइज वही खत्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि AIJ इज इक्वल टू I + 2J, देन फाइंड 3 × या फिर 2 × 2 मैट्रिक्स। मतलब आपको एक 2 × 2 मैट्रिक्स को बनाना है कि कैसा होगा, बट उसका इक्वेशन जो है ये दे दिया है। लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा जाता है, बुक वगैरह में कुछ भी लिखा रहेगा, लेकिन सारा का जो क्या बोलता है फाइनल जो करने के लिए कहा जाएगा वो आपका इसी फॉर्म में होगा। अब सोचिए आपको 2 × 2 मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर ले, क्या बनाने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट AIJ, या फिर कैपिटल A में कर लेते हैं इसको स्मॉल में नहीं लिखेंगे, मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल फॉर्म में। ठीक है, और उसका एलिमेंट जो होगा वो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट में। ठीक है, ऐसा दिया हुआ रहेगा। पहले मैट्रिक्स बने, मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या बोला है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है, यानी A11 A12 A21 एंड A22। इस फॉर्म में कहा है बनाने के लिए, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो 2 × 2 का मैट्रिक्स है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, AIJ I + 2J। ठीक है, तो I + 2J, तो सबसे पहले A11 का पोजीशन बताइए, क्योंकि हमको मैट्रिक्स का क्या करना है, हर एक एलिमेंट का हर एक सॉल्यूशन जानना है। तो AIJ इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 + 2 × 1, सॉल्यूशन क्या आएगा 3। A12 का अगर बात करते हैं तो 1 2 के लिए 1 + 2 × 2 = 5। ठीक है,
अगर A21 का बात करते हैं, पोजीशन उठा रहे हैं सबका अपना अपना, 21 लिए तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1 सेम। चलिए 2 + 2 × 1 = 4 एंड A22 2 + 2 × 2 = 6। कौन सा ये फिर एक बार बताइए। कौन सा? A11 का कौन सा पोजीशन? 11 फिर बोल रहे हैं 1 1 1 1 के लिए ये वाला पोजीशन लिए है सारा, ये सारा पोजीशन यूज किए 1 2 1 है ना। तो 1 1 लिए, 1 2 लिए, 2 1 और 2 2। ये कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? मैट्रिक्स के मेथड से, कि मैट्रिक्स लिखाता कैसे उसके हिसाब से। अभी जब एग्जांपल में बताए थे ना कि मैट्रिक्स का फॉर्म कैसा होगा, तो इसी फॉर्म में होगा, n तक जाता है। तो क्योंकि 2 × 2 मैट्रिक्स कहा था इसलिए इसको ऐसा लिखे। अब सारा पोजीशन के हिसाब से इसमें सॉल्यूशन निकालें। तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1, तो यहाँ i की जगह पे j की जगह पे वैल्यू पुट किए। फिर उसी तरह से i j का वैल्यू यहाँ भी पुट किए, यहाँ भी और यहाँ भी, सारा सॉल्यूशन आ गया। तो जो आया है तो अब यहाँ 9 aij = क्या निकला हमारे पास? 3 5 4 6 2 × 2 आंसर। ठीक है, कोई डाउट किसी को कि समझ में आया? पहला एक्सरसाइज अब यहाँ पे रहा कि क्वेश्चन का क्वालिटी, तो क्वालिटी हार्ड हो नॉर्मल हो क्या हो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। आप पहले एक बार खुद से बनाइए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम देख लेंगे उसको, ठीक है। हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि बेसिकली सारा मेथड कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट मेथड पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला पे, ठीक है। आज तक यही नहीं देते, मिलते हैं अगला में।